विपिन बेचारा यहाँ पर रोए, हंसे या क्या करे या खुशी मनाए। वास्तव में उसके साथ में कुछ हो ही ऐसा रहा था। जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि जो विपिन था वो यहाँ पर जोया को सिखा रहा था कि कैसे वो यहाँ पर अपनी फॉक्स चार्म डेस्टिनी को और अपग्रेड कर सकती है और उसे नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जा सकती है। हालांकि जो विपिन था जब उसे वो सिखा रहा था तो उस जगह पर उसके साथ में कुछ ऐसा होता है कि वहाँ पर जो वो था वो उस फॉक्स चार्म डेस्टिनी को सीखना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे डर था। उसे लग रहा था कि यहाँ पर अगर उसने ऐसा कुछ किया तो उसके बाद में वो शायद एक छक्का बन जाएगा, क्योंकि जो फॉक्स चार्म डेस्टिनी होती है वो यहाँ पर लड़कियों के लिए होती है, ना कि लड़कों के लिए। और वास्तव में अगर उसने इसको सीखा तो उसके बाद में कुछ ऐसा होगा कि वो ऐसे चलेगा, अरे कैसे हो तुम, ऐसी वो बातें करना शुरू कर देगा। और उसके लक्षण भी और उसके लक्षण है वो भी बहुत बुरी तरह से चेंज हो जाएंगे। और ऐसा विपिन बिल्कुल नहीं चाहता था। अगर ऐसा हो जाता तो बेचारा का यहाँ पर कहाँ वो मुंह दिखा था, वो तो अभी यहाँ पर एक गड्ढा खोद कर उसके अंदर डूब मरता, अगर ऐसा कुछ उसके साथ में हो जाता तो। इसी वजह से विपिन जो था वो बहुत ही ज्यादा नाखुश लग रहा था। और वहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। विपिन इस जगह पर अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रहा था। उसकी हालत बेचारी बहुत ज्यादा फटे ढोल जैसी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर किसी ने उसको बजा कर मारा हो। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी उसके सामने ये थी कि अब जोया को कैसे समझाए। जब विपिन इसके बारे में सोच जा कर रहा था कि उसी वक्त जो जोया की निगाहें थी वो विपिन के ऊपर गिरती है। इस जगह पर उसकी आंखें वास्तव में चमक रही थी। ये मास्टर विपिन, ये क्या, ये आपने कैसे किया? उस जगह पर उसकी आंखें वास्तव में अभी विपिन के उस फॉक्स चार्म डेस्टिनी को देखकर और इसके अलावा विपिन का जो चार्म था वो बढ़ चुका था, जिसकी वजह से जो जोया था उसका मन अब थोड़ा डगमगाने सा लगता है। आपने ये कैसे सीखा? क्या आप इसको सीख सकते हैं? जोया उससे पूछती है, बड़े नर्म बिल्कुल शांत भाव के साथ में। वहीं विपिन कहता है, ये कुछ नहीं, मैंने जो तुम्हें कहा है तुम वो करो, ऐसी चीजों के ऊपर ध्यान मत दो। जो विपिन था वो यहाँ पर पूरी तरह से बात को चेंज कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि वो अभी इसको क्या समझाए कि उसने इसको सीख लिया है। वो ऐसी बातें बाहर नहीं बता सकता था। अगर उसने ऐसा बता दिया तो उसके बाद में उसकी इज्जत का तो फालूदा हो जाएगा। इसी वजह से विपिन ने सारी बात को पूरी तरह से चेंज ही कर दिया था। ठीक है। जोया जब विपिन की बात सुनती है तो उसके साथ में वो अपना सर हिला देती है और फिर से वहाँ पर वो अपनी साधना की स्थिति के अंदर बैठ जाती है और अपने फॉक्स चार्म डेस्टिनी को अनलॉक करती है। और उसके बाद में वो सारी गलतियाँ ठीक करने लगती है। हालांकि कुछ समय तक ट्रेनिंग करने के बाद में भी वहाँ पर कुछ होता नहीं है, कोई प्रगति नहीं दिखती। सब कुछ वैसा का वैसा ही था, ना कोई एनर्जी अंदर आ रही थी ना कोई एनर्जी बाहर जा रही थी। वहीं जब जोया यहाँ पर ट्रेनिंग कर रही थी, वहीं पास में जो बैठा हुआ विपिन था वो उसे देख रहा था। थोड़ी देर तक देखने के बाद में उसकी भी आंखें सिकोड़ने लगती है। ये क्या है? आखिरकार ये चल क्या रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने इसकी सारी गलतियां ठीक कर दी है, लेकिन फिर भी अभी तक भी यहाँ पर इसका लेवल अप नहीं हुआ। अब तक तो इसे यहाँ पर फॉक्स चार्म डेस्टिनी के नेक्स्ट स्टेज के ऊपर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक भी ये उसी लेवल के ऊपर है। विपिन पूरी तरह से हैरान था और उसके साथ में वो फिर से जोया को देखने लगता है। मुझे लगता है कि ये लड़की खुद को बहुत ज्यादा बड़ा चला कर कह रही थी। इसके अंदर तो ऐसी कोई प्रतिभा ही नहीं है। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल इंसानों जैसी ही होगी। आखिरकार इतने ज्यादा लेवल को इतने सारी गलतियां बताने के बाद में तो कोई भी बंदा यहाँ पर इजीली लेवल अप कर सकता था, लेकिन जोया ये बिल्कुल भी नहीं कर पा रही। मुझे लगता है कि इसके अंदर कुछ भी ऐसा काम नहीं है, बिल्कुल बेकार कचरा है ये तो कचरा। वहीं दूसरी तरफ जो जोया थी उसको भी कुछ महसूस होता है। वो अपनी आंखें खोलती है और विपिन को देखती है। विपिन उसको यहाँ पर घूर कर देखे जा रहा था। उसको लगा जैसे कि यहाँ पर वो कुछ गलत कर रही हो, लेकिन उस जगह पर जो विपिन था वो भी अचानक इसको समझ जाता है, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि आखिरकार मेंस और मेंस उनकी नजर कहाँ पे जाएगी वो तो सभी को पता है। वहीं जोया कहती है क्या हुआ मास्टर विपिन, क्या हुआ? आखिरकार क्या मैंने कोई गलती की? इस जगह पर जोया बहुत ही ज्यादा शांत हो गई थी और शांत भाव के साथ में वो यहाँ पर अपने पास में खड़े हुए विपिन से कहती है। वहीं उसकी बात सुनने के साथ में विपिन कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मुझे कुछ पूछना था तुमसे। तो उसके साथ में जोया कहती है, हाँ बताइए क्या पूछना है आपको? तो विपिन कहता है, मुझे तुमसे ये पूछना है कि अगर हम इस एग्जाम को पास नहीं कर पाते हैं तो क्या तुम उत्तराधिकारी नहीं बनोगी? तो इसका मतलब ये होगा कि तुम मुझे वो 5000 डेस्टिनी प्लेयर्स नहीं दे पाओगी। यहाँ पर जो विपिन था वो उससे पूछता है,
लेकिन जैसे ही यहाँ पर विपिन उससे वह शब्द पूछता है तो उसके साथ में जोया तुरंत यहाँ पर अपना मूड चेंज कर देती है। उसे लगा था कि विपिन शायद उससे कुछ और पूछेगा, उसके साइज वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वास्तव में उसके सारी की सारी चीजें धूल में मिल गई थी। लेकिन वो अपने आप को संभालती है और कहती है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मास्टर विपिन, मैं आपके लिए सब कुछ करूंगी। अगर मैं यहाँ पर उत्तराधिकारी भी नहीं बन पाई तो उसके बाद में मैं चोरी करूंगी और आपको वो यहाँ पर 5000 डेस्टिनी प्लेयर्स दे दूंगी। वह उसकी बात सुनने के साथ विपिन अपना सर पकड़ लेता है, नहीं तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो वहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रहा था, ये लड़की पागल तो नहीं हो गई, चोरी करेगी मेरे लिए। तो उसके साथ में जोया कहती है, अच्छा ऐसी बात है। और उसके बाद में वो फिर विपिन के पास में चिपकती है और फिर बड़े बड़े विचारों से चिपका लेती है और कहती है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आप जो चाहिए मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। इस जगह पर वो अपनी उंगलियां विपिन के चेस्ट के ऊपर फेरती है और उसको लुभाते हुए उससे कहती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर विपिन उसको ऐसा करते हुए देखता है तो उसको दूर करता है और कहता है, सोया तुम ये क्या कर रही हो, दूर रहो मेरे से। तुम्हें नहीं पता शायद मेरी शादी हो चुकी है, मेरी दो बीवियां हैं, मैं नहीं, तुम मेरे से दूर रहो। यहाँ पर वो उससे कहता है। ऐसा करते हुए वो यहाँ पर उसकी आंखों के अंदर देखता है और जैसे ही वो ऐसा करता है तो उसके साथ में ही उसका दिमाग यहाँ पर फिर जाता है। क्या, नहीं यार ये क्या हो गया, मेरी फोकसम डेस्टिनी का असर इसके ऊपर हो गया, ए प्रभु ये मैंने क्या कर दिया। विपिन जैसे ही जोया की आंखों के अंदर देखता है तो जोया की आंखें यहाँ पर मदहोश सी लग रही थी, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि जो जोया थी वो पहले से ही विपिन के उस फोकसम डेस्टिनी के चार्म के अंदर पड़ गई थी और इस जगह पर जोया को उससे बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी। और इसी चीज को देखकर विपिन को अब समझ में आता है, धत तेरे की, अब मुझे समझ में आया कि इसने अभी तक लेवल अप क्यों नहीं किया, क्योंकि ये पहले से ही यहाँ पर मेरे इस चार्म के अंदर फंस गई है और ये अपनी एनर्जी को आगे नहीं बढ़ा पा रही। उसके बाद में उससे कहता है, बस करो, अब मत करो ऐसा, मुझे मोहित करने की जगह तुम किसी और को अपने उसके अंदर प्रयोग के अंदर लो, मैं तुम्हारे हाथ के अंदर नहीं आने वाला हूँ जोया, अब तुम दूर हो जाओ मेरे से। वो उसके कपड़े ठीक करता है और उससे कहता है। वहीं जब वो लोग बातें कर रहे थे, विपिन जोया को समझाया जा रहा था कि दूसरी तरफ आखिरकार वो लोग भी यहाँ पर एक विशाल सी हवेली के सामने पहुंच गए थे। मालकिन हम लोग पहुंच चुके हैं। जो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला था वो यहाँ पर कहता है। उसकी बात सुनने के साथ में विपिन कहता है, चलो हम लोग वहाँ पर पहुंच ही गए, चलो बाहर चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब वो ये सब कह रहा था कि उसी वक्त वहाँ पर कुछ और घोड़ों की स्टेप्स की आवाज आने लगती है, टुकड़ुक टुकड़ुक करते हुए। और उसी वक्त एक बंदा कहता है, यहाँ पर हमारी तीसरी मालकिन पहुंचा रही है। उसी वक्त वहाँ पर एक और घोड़ा गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है। उस घोड़ा गाड़ी से एक बंदा बाहर की तरफ कूदता है और बाहर कूदते हुए वो झट से वहीं पर ही एक घोड़ा बन जाता है, एक पायदान। और वहां पर जो वो लड़की थी वो अपनी गोरी गोरी टांगें बाहर निकालती है और उसके बाद में वो उसके ऊपर पैर रखकर बाहर की तरफ आ जाती है। बात कुछ ऐसी है कि वो जो बंदा था वो कोई और नहीं, अक्षय था, स्टार रिवर क्षेत्र के जो लिस्ट थी उसका दूसरा प्रतिभागी, जिसको यहाँ पर प्रीतम ने हराया था। अब उसकी जो एनर्जी थी वो बढ़कर पहले से यहाँ पर गैलेक्सी रियलम तक पहुंच चुकी थी, लेकिन इस जगह पर वो पूरी तरह से मदहोश था। उसको होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है, वो वास्तव में ऐसी कुत्तों जैसी हरकतें कर रहा था। वहीं पर पास में खड़ी थी एक सुंदर सी लड़की। वहीं वो जो लड़की थी वो आखिरकार उस रथ से बाहर निकलते हुए अपने हाथ को आगे की तरफ करती है और हाथ से अपने एक पंखा निकाल लेती है और अपने मुंह के सामने रखते हुए वो कहती है, हो, हम पहुंच ही गए। मुझे लगता है कि हमारी जो छोटी बहन, दूसरी बहन है वो जोया, वो भी यहाँ पर पहुंच ही गई होगी। वहीं जैसे ही यहाँ पर वो ये शब्द कहती है तो उसी पल यहाँ पर जो जोया के रथ का वो पर्दा था वो हटता है और जोया झट से बाहर की तरफ निकल कर आती है। और जोया तुम आई गई। यहाँ पर जो राजश्री थी वो कहती है, लेकिन जब वो उससे कुछ बात और कर पाती है कि उससे पहले ही उसकी आंखें वहां पर फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि जो जोया थी वो अगले ही पल वहां पर घुटनों के बल बैठ जाती है और आदर करते हुए कहती है, आइए टीचर विपिन, आइए, आप जल्दी से आइए। वहां पर जैसे ही जोया ये शब्द कहती है तो उसके साथ में ही जो राजश्री थी
वो पूरी तरह से सदमे के अंदर चली गई। क्या ये क्या हो रहा है? ये जोया कर क्या रही है? क्या इसको अपनी मानव मर्यादा का याद नहीं है कि ये कौन है कौन नहीं, और ये किसको आदर दे रही है? वहां पर वो कहती है। वहीं दूसरी तरफ जब जोया ये शब्द कहती है तो उसके साथ में जो विपिन था उसका चेहरा पूरी तरह से शर्म से लाल हो जाता है। जोया बस करो यार, तुम ये क्या कर रही हो? ऐसा मत करो, मुझे शर्म आ रही है। वास्तव में विपिन के लिए भी ये जो चीज थी वो बहुत ही ज्यादा शर्मदायक हो चुकी थी, क्योंकि वास्तव में जोया उसके सामने ऐसा कर रही थी। अगर बाकी सभी लोगों ने ऐसा कुछ कर दिया तो वास्तव में कुछ ज्यादा हो जाएगा। वहीं जो राशि थी वो कहती है, जोया क्या कर रही हो तुम? आखिरकार तुम किसी एक इंसान, एक पुरुष के सामने कैसे झुक सकती हो? हम तो यहाँ पर ऐसे हैं जो अपने फोक्स साम डेस्टिनी का यूज करते हैं और सामने वाले को झुकाते हैं, लेकिन तुम खुद यहाँ पर ऐसा कुछ कर रही हो। उसने विपिन की ओर देखते हुए उससे कहा, क्योंकि वास्तव में उनका सौंदर्य ऐसा था कि वो किसी भी लड़के को यहाँ पर नीचे झुका सकते थे। और इसके अलावा ये क्या कर रही हो? ये बंदा तो यहाँ पर बुढ़ा सा लगता है, हमसे काफी बड़ा है, और तुम इसके सामने झुक रही हो? ये नल्ला सा, भिखारी सा, भिखमंगा, इसको भगाओ यहाँ से। यहाँ पर जो जोया थी वो उससे कहती है, लेकिन जिससे पहले कि वो अपने शब्द पूरे कर पाती, जोया खड़े हो जाती है और कहती है, तुम ये क्या कर रही हो? अरे हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर टीचर विपिन के बारे में ऐसा कुछ कहने की? आखिरकार तुम्हें नहीं पता वो मेरे टीचर विपिन है। अब की बार ऐसा कुछ कहा ना तो मैं तुम्हारी यहाँ पर जुबान नोच लूंगी। वही उसको ऐसा बोलते हुए देखकर राशि चुप। क्या क्या कहा तुमने? उसके बाद में वो फिर से हंसती है और कहती है, जोया तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझे लगता है तुम मेरे सामने खड़े हुए इस बंदे को देखकर पागल हो चुकी हो। तुम्हें पता ही है कौन है? ये अक्षय है, अक्षय, स्टार रिवर लिस्ट की स्टेज रैंक 2 का बंदा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे से जीत पाओगी? और इसके अलावा तुम ये कैसे बेवकूफ इंसानों को लेकर आ गई हो, बुढ़ौसा। आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसके साथ में अपने इस एग्जाम को पास भी कर पाओगी? तो वही यहाँ पर जोया कहती है, बस बहुत हुआ, तुम्हें नहीं पता कि टीचर विपिन कितने पावरफुल है। तो उसके साथ बाद में वहां पर राशि कहती है, क्या पावरफुल? देखने से तो मुझे नहीं लगता। तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पर जो ये अक्षय है वो कितना पावरफुल है। ये अभी गैलेक्सी रियलम के स्टेज 1 पर है, और ये तुम्हारा जो बंदा है ये तो मुझे अभी धर्मा बॉडी के रियलम के ऊपर ही लग रहा है, और तुम्हें लगता है कि ये इसे जीत पाएगा? तो वहीं जोया उसकी बात सुनने के साथ वहीं पर ही चुप हो जाती है। उसको चुप होता हुए देखकर राशि हंसती है और कहती है, क्या हुआ, डर गई क्या? मुझे लगता है कि तुम्हें अभी से यहाँ पर अपने इस बंदे को लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो वही जोया कहती है, बस तुम बहुत बोल चुकी। लेकिन उसी वक्त राशि कहती है, तो क्या तुम लड़ना चाहोगी? वहीं उसकी बात सुनने के साथ में जोया चुप, क्योंकि वास्तव में इस जगह पर अक्षय को देखकर वो पहले से डर चुकी थी। लड़ना? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम पागल हो? तो उसकी साथ राशि कहती है, पागल मैं? तो मैंने तो कहा ये तुम्हारा जो बंदा है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो मैं भी देखना चाह रही थी कि आखिरकार ये कितना ज्यादा पावरफुल है। उसके साथ में यहाँ पर राजरी कहती है, चलो आओ एक मुकाबला कर ही लेते हैं। तो उसकी बात सुनने के साथ में जोया कहती है, कैसा मुकाबला? तुम क्या करना चाहती हो? तो वहीं राजरी कहती है, कुछ नहीं, बस हम अपने दोनों बंदों को एक साथ लड़ाएंगे, वहीं पर ही पता चल जाएगा कि कौन कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन उसकी बात सुनने के साथ में जोया कहती है, नहीं ये कैसे हो सकता है? और वो चुप हो जाती है। वास्तव में अपने सामने एक डेस्टिनी लेवल के बंदे को, गैलेक्सी रियलम के बंदे को एक धर्माबूढ़ी रियलम के साथ में लड़ाना बहुत ज्यादा खतरनाक बात हो सकती थी। तो वहीं यहाँ पर राशि कहती है, क्या हुआ? तो मैं एक और बात बताती हूँ, जो हारा वो यहाँ पर घुटने टेकेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जोया ये शब्द कहती है तो उसके साथ में उसका गुस्सा यहाँ पर बढ़ जाता है। तुम राशि अब अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हो। तो राशि कहती है, लिमिट्स? मैंने कौन सी लिमिट्स क्रॉस करी? आखिरकार अभी तो मैं कुछ बोले ही नहीं। तो उसकी बात सुनने के साथ में जोया पूरी तरह से यहाँ पर सन्न रह जाती है। उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। इस बंदे के सामने वो कुछ बोल भी नहीं सकती, और इसके अलावा विपिन को लड़ा भी नहीं सकती। लेकिन इस जगह पर वो जानती थी कि अगर वो लड़ा नहीं तो उस जगह पर शायद विपिन की यहाँ पर कुछ हो सकता था। तो वो कहती है, चलो ठीक है, लेकिन हाँ अगर यहाँ पर हम हारते हैं तो उस जगह पर मैं झुककर माफी मांगूंगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो शब्द कहती है तो उसके साथ में राशि और अक्षय दोनों के दोनों पूरी तरह से अपनी जगह पर स्तब्ध खड़े हो गए थे, क्योंकि वास्तव में एक सुंदरी जो किसी को भी मोह लेती, ये किसी के सामने झुकेगी, वो भी किसी बंदे के लिए? ये कैसे हो सकता था? वहां पर खड़े हुए सभी लोग पूरी तरह सन्न हो गए थे। उन्हें ये तक समझ नहीं आ रहा था कि भाई यहाँ पर ये चल क्या रहा है।
क्योंकि ये जो फॉक्स टेल चार्म डेस्टिनी है ये कोई नॉर्मल कला नहीं थी, इसको मोहिनी विद्या भी कहा जाता है। मोहिनी विद्या यानी कि साफ साफ पता चल रहा है कि ये किसी की भी मन को इस तरह से मोह ले कि वो यहाँ पर सामने वाले बंदे को अगर कहे कि भोग तो वो भोगेगा, बैठ तो वो बैठेगा, चाहे तो वो अपनी उसके लिए जान भी दे सकता था। लेकिन आज अपने सामने का ये नज़ारा देखकर सभी लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिस बंदे को उसके सामने यहाँ पर गिड़गिड़ाना चाहिए था, बैठना चाहिए था, उसके लिए सब कुछ करना चाहिए था, उसके बजाय यहाँ पर वही मोहिनी जिसने यहाँ पर फॉक्स चार्म डेस्टिनी का अध्ययन और उसको सीखा है, जोया, वो यहाँ पर किस तरह से विपिन के सामने गिड़गिड़ा रही थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जोया के ऊपर ही कोई मोहिनी विद्या का यूज किया गया हो, और वास्तव में ये चीज देखना उन सभी के लिए बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली बात सी थी। वहीं दूसरी तरफ से सभी लोग इसी बारे में सोच रहे थे कि भाई ये चल क्या रहा है, यहाँ पर ये हो क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो जोया थी उसको उन सभी की प्रतिक्रियाओं, उन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो विपिन की तरफ मुड़ती है और कहती है, आपको अगर कोई परेशानी हो तो हम लोग यहाँ पर लड़ाई नहीं करेंगे, बस आप कह दीजिए, मैं इस चीज को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। जोया के चेहरे के ऊपर थोड़ी सी घबराहट सी थी, थोड़ी सी परेशान सी लग रही थी, पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी ऐसी हरकत को देखने के साथ में जो विपिन था वो मुस्कुरा जाता है, क्योंकि वो देख पा रहा था कि कैसे यहाँ पर जोया उसका ख्याल रख रही थी। मानो कि अगर उसे यहाँ पर थोड़ा सा बुरा लग जाए या वो नाराज हो जाए तो वहां पर उसे कितना दुख होगा। इसी वजह से विपिन था वो उसे कहता है, अरे जोया, तुम्हें फालतू में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुमसे नाराज वाराज नहीं होने वाला, और इसके अलावा ये एक छोटी सी लड़ाई की ही तो बात है, ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो हम लोग ऐसे ही लड़ लेते हैं, इन बच्चों के साथ में लड़ाई करना बहुत ज्यादा इजी होगा हमारे लिए। जो विपिन था वो साफ साफ सामने वाले बंदे की बेइज्जती करते हुए उससे कहता है। जब जोया उसकी बात सुनती है तो वो एक राहत की सांस लेती है, अच्छा ठीक है। वहीं दूसरी तरफ उसको ऐसा करते हुए देख जो राजश्री और उसके साथ में खड़ा हुआ जो अक्षय था वो पूरी तरह से यहाँ पर गुस्से के अंदर आ जाते हैं। क्या छोटा बच्चा? मैं? ए अंकल, किसे छोटा बच्चा कह रहा है? तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं अक्षय हूँ, मैं यहाँ पर टॉप लिस्ट के अंदर आता हूँ और मुझे बच्चा कह रहा है। तुझे मैं बताता हूँ, अक्षय मन ही मन में सोच रहा होता है। वहीं जो जोया थी वो कहती है, राजश्री देख लो, मास्टर विपिन यहाँ पर रेडी हैं तुम्हारे उस बंदे से फाइट करने के लिए, तुम चाहो तो लड़ो, नहीं तो तुम्हारी इच्छा। तो वहीं पर राजश्री कहती है, ठीक है, अगर ऐसी बात है कि छोटी बहन ये सब कुछ करना चाहती है तो क्यों नहीं, आओ देखते हैं। इतना कहने के साथ में जो राजश्री थी वो यहाँ पर अक्षय की तरफ पलटती है और कहती है, अक्षय बहुत अच्छी तरह से लड़ना होगा तुम्हें, पूरी ताकत झोंक दो इसके अंदर, और हाँ अगर तुम यहाँ पर हार गए तो उसके बाद में मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, यहाँ से बेदखल कर दूंगी, फिर तुम मेरी तरफ देखना तक महत। वहीं उसकी बात सुनने के साथ में ही जो अक्षय था उसका चेहरा थोड़ा सा कड़ा होता है और वो कहता है, नहीं, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है जाने मन, आप चिंता ना करें, मैं यहाँ पर आपके लिए इस फाइट को जरूर जीतूंगा। इस जगह पर अक्षय को गुस्सा आ रहा था कि सामने वाले बंदे ने पहले से उसको छोटा सा बच्चा कह दिया और राजश्री भी अभी उसके ऊपर यकीन नहीं कर रही थी। अब उसे यहाँ पर दिखाना होगा कि भाई उसके डोले सोले और ये जो सिक्स पैक एप्स वो यहाँ पर ऐसे ही ना बने। इसके बाद में वो आगे तरफ बढ़ जाता है। आगे बढ़ने के साथ में ही वो विपिन को देखने लगता है। उसको देखते हुए अचानक से उसके माथे में कुछ अलग से सनसनी सी गुजर जाती है। क्या मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है? उसकी आंखें मिचती है और वो अपने सामने विपिन को थोड़े से शक भरी हुई निगाहों के साथ में देखता है। ये देखा तो कहीं पे लग रहा है, कौन है ये? मैंने इसको कहीं पे तो देखा है। यहाँ पर अक्षय विपिन को देखते हुए वो मन ही मन में सोच रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जो विपिन था वो उसकी बात सुनते हुए कहता है, नहीं मुझे नहीं पता, चलो हम शुरू करते हैं। विपिन उसकी उस पूरी बात को अनसुना कर देता है, जैसे कि यहाँ पर उसे उसकी उन बातों से कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन जैसे विपिन ये बात कहता है तो उसके साथ में अक्षय की तो यहाँ पर नसें दिखने लगती है। तुम होंगे अंकल वंकल, तुम्हारी एज के अंदर तो मेरे जो बच्चे हैं वो भी इस लेवल के ऊपर ना पहुंचे, और तुम यहाँ पर इतने बड़े होने के बाद में अभी तक भी धर्मा बॉडी रियलम के ऊपर ही बैठे हुए हो। इतनी कम साधना के साथ में तुम क्या ही कर लोगे? यहाँ पर अक्षय उसे चिढ़ाते हुए कहता है और फिर वो
अपनी नाक सिकोड़ता है और फिर एक एटीट्यूड भरी हुई आवाज के अंदर कहता है, अरे लड़के, मुझे लगता है ये तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। मैं तुम्हें मौका देता हूँ तुम्हारे ऊपर दया दिखाते हुए। तुम अभी भी यहाँ से पीछे की तरफ चले जाओ, बस अपनी नाक नीचे रगड़ते हुए। लेकिन उसके बाद सुनो कि साथ में जो विपिन था वो चुपचाप खड़े हुए था। अरे यार, क्या है, कैसे कैसे बंदे आ गए हैं यहाँ पर, मुझे समझ नहीं आ रहा इनके दिमाग में चलता क्या रहता है। इतने मूर्ख ऐसी फालतू की बेतुकी बातें कर रहे हैं। विपिन यहाँ पर उसको देखे जा रहा था, लेकिन फिर से अक्षय अपनी बड़े बड़े बातें शुरू करता है और कहता है, तुम्हें क्या पता, मैं पहले से गैलेक्सी रियल्म के ऊपर पहुंच चुका हूँ। तुम जैसे बंदों को तो मैं यहाँ पर चुटकियों के अंदर हरा दूं, और तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करने के बारे में सोच रहे हो। ऐसे करते करते वो अपनी बातों को लंबी चौड़ी करने लगता है। लेकिन उसी वक्त रसरी की आवाज आती है, अरे बस चुप, आखिरकार तुम लोग यहाँ पर बातें ही करते रहोगे या लड़ाई भी करोगे। जैसे अक्सर उसकी वो बात सुनता है तो उसके साथ में वो थोड़ा सा झुंझुला जाता है। एक मिनट में शुरू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ विपिन भी थोड़ी सी मुस्कुरान करता है, हाँ ठीक है, मुझे लगता है तुम्हें अकल आ गई होगी, चलो फिर शुरू करते हैं। वहीं विपिन के ऐसे एटीट्यूड को देखने के साथ में ही अक्षय का गुस्सा अब थोड़ा सा फूटने लगता है। वो कहता है, अरे यार, मैं क्या करूं तुम्हें, नहीं, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ नहीं सकता हूँ। इतना करने के साथ में वो अपनी 3 उंगलियां ऊपर उठाता है और कहता है, तुम्हारे लिए केवल ये 3 उंगलियां ही काफी है तुम्हें अपने घुटनों के ऊपर लाने के लिए। इतना करने के साथ में अपने हाथों को ऊपर नीचे करने लगता है और अपनी उन 3 फिंगर्स के साथ में एक साइन बनाता है और अगले ही पल वो उनको ऊपर की तरफ कर देता है। जैसे ऐसा करता है कि एक जोरदार धमाका होता है। वो जोरदार धमाके के साथ में ही आसमान के अंदर एक क्रैक ओपन होता है और उसके अंदर से 3 पावरफुल तलवारें नीचे की तरफ आने लगती है और वो तेजी से विपिन की तरफ बढ़ने लगती है। वहीं अक्सर कहता है, लड़के अब बचो इनसे। वहीं दूसरी तरफ जो विपिन था वो उन सभी तलवार को अपनी ओर आते हुए देखकर वो अपनी जगह पर चुपचाप से खड़ा था। वहीं उसको ऐसा खड़े होते हुए देखकर सभी लोग पूरी तरह से हैरान परेशान, ये लड़का क्या कर, आखिरकार वो क्या यहाँ पर इस अक्षय के इस वार को सीधा अपने ऊपर लेना चाहता है, ये हिल क्यों नहीं रहा। सभी लोग बातें करने लगते हैं। हालांकि जब वो बातें कर रहे थे कि उसी वक्त जो विपिन था वो हल्का सा ऊपर देखता है और फिर एक कदम आगे बढ़ाता है और अपने हाथ को ऐसे हिलाता है जैसे कि वो हवा उड़ा रहा हो और अगले पल एक आवाज आती है। उसी के साथ में जो वो तलवारें थी वो वहीं पर ही एनर्जी फॉर्म में चेंज होती है और हवा के अंदर ही गुल मिल जाती है। वहीं उस चीज को देखकर राजश्री और अक्षय की आंखें फटी की फटी, ये क्या, ये कैसे हो सकता है। लेकिन उसी वक्त जब अक्षय इसके बारे में सोच विचार कर ही रहा था कि अगले ही पल चटाक एक जोरदार आवाज आती है। उसे महसूस होता है कि विपिन पहले से उसके पास में पहुंच चुका है और वहां पर उसके गाल के ऊपर एक तमाचा दे चुका है। हालांकि अक्षय कुछ कर पाता उससे पहले ही अक्षय लट्टू की तरह घूमता है और दूर जाकर गिरता है, बिल्कुल कटी फटी पतंग की तरह। वहीं उसको ऐसे उड़ते हुए देखकर सभी लोगों के यहाँ पर तोते उड़ जाते हैं। उन सभी का मुंह फटा का फटा रह जाता है। ये क्या मजाक है भाई, अरे मुझे भी नहीं पता ये गैलेक्सी रियल्म का बंदा है या फिर कोई फुद्दू लेवल का। ये एक धर्मापुरी रियल्म के बंदे की एक तमाचे के साथ में उड़ गया। अरे वो उड़ा ही नहीं, वो बिल्कुल तितली की तरह उड़ा। अरे तितली नहीं थी, वो तो लट्टू था लट्टू, वो कैसे घूमते हुए गया। ऐसे ही सभी लोग बातें करने लगते हैं और वो अक्षय का मजाक उड़ाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अक्षय की ऐसी मजाक को देखकर सभी की सभी यहाँ पर हंसने लगते हैं। वहीं जो राजश्री थी वो यहाँ पर उसको गुस्से से देखने लगती है। क्या कह रहा था ये लड़का, बेवकूफ, आखिरकार इसको इतनी बातें करने की क्या ही जरूरत थी। फालतू में मेरी नाक कटवा दी इसने। कितनी बड़ी बड़ी फेंकता था कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं टॉप लिस्ट के अंदर हूँ, और अभी धर्मापुरी रियल्म के बंदे को भी नहीं हरा पाया। वहीं दूसरी तरफ जो अक्षय था वो वहां पर सदमे के अंदर, ये क्या था, मेरा काल, मैं यहाँ कैसे आ गया। वास्तव में उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। ये तो बिल्कुल सेम यहाँ पर अक्षय कुमार की उस मूवी की तरह से सीन था। उसे पता ही नहीं चला कि आखिरकार कब उसको इस जगह पर उड़ा दिया गया था। वो खड़ा होता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मारा। ये नहीं, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, अभी रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ मेरी सुप्रीम टेक्निक। इतना कह रहे साथ में ही वो यहाँ पर खड़ा होता है और फिर अपनी पूरी पावर को इकट्ठा करने लगता है। अगले ही पल उसके पीछे एक सोनिक बूम गूंजता है और उसके पीछे
उसकी गैलेक्सी रियल्म की ताकत आ जाती है। वो अपना हाथ ऊपर उठाता है और फिर वहां पर अपना सुप्रीम पाम टेक्निक का यूज करने लगता है। ये एक सुप्रीम पाम टेक्निक है जिसका यूज करने से आसमान के अंदर 5 पावरफुल सुप्रीम पाम आ जाते हैं और ये वास्तव में बहुत ज्यादा खतरनाक ताकत थी। उस जगह पर जो अक्षय था वो उस पाम को नीचे की तरफ लाने लगता है, लेकिन जिससे से पहले कि यहाँ पर वो पाम उसके पास में पहुंच पाते कि उससे पहले ही विपिन उसके पास में आ जाता है और फिर से उसको एक और चाटा दे मारता है। इस बार वो चाटा दूसरे गाल के ऊपर था जिसकी पड़ने से यहाँ पर जो अक्षय था वो फिर से 10 मीटर दूर उड़ जाता है और वहां पर धड़ाम से जाकर गिरता है। वहीं दूसरी तरफ जो विपिन था वो यहाँ पर फिर आगे की तरफ बढ़ता है और अपने पाम का यूज करते हुए उसके ऊपर अपना दबाव डालने लगता है। जैसे ऐसा करता है कि उसके साथ में ही अक्षय की हड्डियां चटक 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 करने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर कोई तेल के अंदर कोई भी चटकने वाली चीज डाल दे। मेरे को नहीं पता अभी कौन सी आ रही है। वहीं दूसरी तरफ उस असीम दबाव के नीचे वहां अक्षय की हालत खराब होने लगती है। अक्षय की मुंह से खून निकलने लगता है। वो कहता है नहीं बस करो, मैं हार मानता हूँ। वो यहाँ पर अपने हाथों को झटकाने लगता है जैसे कि अभी WWE का मैच चल रहा हो और बंदा 3 क्लैप्स के साथ में वो हार मान रहा हो। वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनने के साथ में जो विपिन था वो अपना हाथ ऊपर की तरफ उठा लेता है और कहता है चलो अच्छी बात है, तुम समझ गए। इतना करने के साथ में वो चुपचाप वहां पर जोया की तरफ जाने लगता है, ऐसे जैसे कि यहाँ पर अभी कुछ हुआ ही ना हो। बिल्कुल शांत वो वहां पर जोया के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। बेचारी रासरी का तो यहाँ पर रोने जैसा मन हो रहा था। अक्षय इतनी देर से बड़ी फेंके जा रहा था, लेकिन लास्ट में जाते क्या हुआ? ये बेवकूफ पहले से ही अपने घुटनों के बल बैठ चुका था। अरे गधे, आखिरकार तुझे थोड़ी देर लड़ना तो चाहिए था। रासरी जोर से चिल्लाती है। वास्तव में ये बंदा बहुत बेकार है। मुझे लगता है कि मैंने कोई बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर दी इस बंदे को अपना एक हेल्पर बनाकर। आखिरकार इससे बढ़िया तो मैं किसी और को भी अपने मोहिनी की रूप के अंदर धारण कर सकती थी। वहाँ रासरी बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर थी। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था, मानो कि ज्वालामुखी कभी भी फट पड़े, ऐसी उसकी हालत हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ रासरी को ऐसा गुस्से के अंदर देखकर बेचारा अक्षय की हालत खराब थी। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार वो करे तो करे क्या, लेकिन वो जानता था कि अभी वो कुछ ज्यादा कर नहीं सकता था। वो घुटनों के बल बैठता है और कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत ज्यादा गलत था। मुझे आपको ऐसा कुछ कहना नहीं चाहिए था। इसके अलावा मिस जोया प्लीज यहाँ पर मिस रासरी को इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं लीजिए, क्योंकि यहाँ पर उनका इससे कोई भी संबंध नहीं है। अक्षय कांपते हुए होठों के साथ में उससे कहता है। वो जानता था कि आज उसका खेल यहाँ पर खत्म है, वो यहाँ आगे कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन यही जो रासरी थी वो कहती है ये अक्षय भी बेवकूफ कहीं का, आखिरकार इसे मैं छोड़ने वाला नहीं। वही जो अक्षय था वो उठता है और रासरी के पीछे पीछे चला जाता है और वहां जाकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। जो विपिन था वो उसे देखते हुए कहता है मतलब तुम कुछ ज्यादा नहीं कह रहे। आखिरकार तुम कैसे एक योद्धा हो सकते हो? किसी भी योद्धा की प्रतिस्पर्धा किसी की पावर को देखकर नहीं लगाई जा सकती, और इतनी जल्दी अपने घुटनों के बल आ जाना वास्तव में ये एक शर्मदायी बात थी। आखिरकार तुम्हें थोड़ा बहुत सोच विचार कर कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए थे। विपिन इस जगह पर उसका मजाक उड़ाते हुए सकता है, और प्रतिभाशाली इंसान वास्तव में हमेशा अड़िग रहने चाहिए, ना कि कभी भी किसी चुनौती को देने के बाद में वहीं पर ही घुटनों के बल बैठ जाए। वहीं जब विपिन इसके बारे में उसको लेक्चर दे रहा था कि दूसरी तरफ जो जोया थी उसका चेहरा यहाँ पर शर्म से लाल, वो श्रद्धा ये भाव से उसको देखने लगती है। उसका सम्मान विपिन को लेकर और ज्यादा बढ़ जाता है। आखिरकार उसके सारे वर्ड्स वास्तव में बहुत ज्यादा काम के थे। वो जानती थी कि आखिरकार विपिन क्या कह रहा है। आप सही कह रहे हैं मास्टर विपिन। जो जोया थी वो उससे कहती है। उसके साथ में विपिन कहता चलो ठीक है हमें चलना चाहिए। तो जोया भी अपना सर हिलाती है और उसके बाद में वो दोनों के दोनों अंदर की तरफ चले जाते हैं। जल्द ही वो लोग एक बड़े से सभागार के अंदर पहुंचते हैं। ये एक बड़ा सा हॉल था जहां पर पहले से ही कुछ बंदे बैठे हुए थे और कुछ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़कियां, इतनी खूबसूरत कि अगर हमारे व्यूअर्स उनको देख ले तो उनके मुंह से पानी की जो धारा है वो ऐसे निकले जिसके अंदर वो हमारे पूरे YouTube चैनल को डूबा कर रख दे।
विपिन उन सभी को देखता है तो वो पाता है कि उनके अंदर पहले से ही जो 3 लड़कियां हैं वो पहले से फोक्सम डेस्टिनी के अगले स्तर के ऊपर पहुंच चुकी है। ऐसे जब वो देखे जा रहा था कि उसी वक्त अचानक से उसकी निगाहें जाने पहचाने चेहरे के ऊपर पड़ती है। ये कोई और नहीं प्रीतम था। प्रीतम पहले से ही यहाँ पर एक लड़की के साथ में था। उसने उसे अपना मोहित कर कर उसे अपने वश में किया हुआ था। उस लड़की ने हरे कलर के वस्त्र पहने हुए थे और उसका फिगर उसके अंदर से साफ साफ दिख रहा था। बड़े बड़े विचार और वास्तव में उसकी वो मोहित कर देने वाली वो आभा। उसको देखते हुए जो विपिन था वो थोड़ा सोचा करने लगता है, अरे यार ये सभी बहुत ज्यादा पावरफुल लगते हैं। जोया को भी जल्दी जल्दी लेवल अप करना होगा, लेकिन वो कैसे करेगी? क्योंकि अभी तक भी वो यहाँ पर फोक्सम डेस्टिनी के लेवल 1 के ऊपर ही है। उसे लेवल 2 के ऊपर जाने के लिए कम से कम एक सबसे ज्यादा पावरफुल या एक प्रतिभाशाली इंसान को मोहित करना होगा और उसके बाद में ही वो लेवल अप कर सकती थी। विपिन ये सोचते वे एक गहन चिंतन के अंदर डूब जाता है, क्योंकि वो जानता था कि उसे कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा। वहीं जब विपिन इसके बारे में सोच कर रहा था कि दूसरी तरफ जो रासरी थी वो पहले से ही अपनी सीट के ऊपर जाकर बैठ जाती है और वहीं पर ही बैठे बैठे वो अपनी गॉसिप्स यानी अपनी वही पटेलायां इधर की उधर करने वाली बातें वो अपने पास में बैठी हुई एक और दूसरी युवती से करने लगती है, जो कोई और नहीं अमायरा थी, जिसने प्रीतम के ऊपर अपनी मोहिनी जादू का यूज किया था उसको अपने मोह में लेने के लिए। तुम क्या कहना चाहती हो? तुम कहना चाहती हो कि वो जो धर्मा बॉडी रियल में वाला बंदा है उसने यहाँ पर तुम्हारे अक्से जो यहाँ पर गैलेक्सी रियल्म के ऊपर है उसको हरा दिया? ये कैसे हो सकता है? अमायरा हैरान थी और हैरानी के साथ में वो यहाँ पर रासरी से कहती है। वह रासरी उसकी बात सुनने के साथ में कहती है, हाँ उसने ऐसा किया। वास्तव में मैं उसे मारना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज बहन, प्लीज अमेरा बहन, तुम मेरा बदला लेना। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर प्रीतम से कहकर उसकी एक अच्छी धुलाई करवा दो। सरफ फरफ का इंतजाम मैं कर दूंगी, बस तुम उसे मारना जोर से। यहाँ पर जो रासरी थी वो रोते हुए अपनी आंखों को सजोकते हुए उससे कहती है। तो अमायरा कहती है, अरे अरे तुम रो मत अमायरा, चिंता मत करो। उस लड़के को तो मैं एक अच्छा सबक सिखाऊंगी। मैं प्रीतम को जरूर इसके बारे में कहूंगी। यहाँ पर जो अमायरा थी वो यहाँ पर रासरी को थोड़ा शांत करते हुए उससे कहती है, लेकिन इस जगह पर एक दिक्कत है। तो रासरी कहती, क्या दिक्कत? तो अमायरा बताती है कि अब तक हमें ये पता नहीं चला कि जो एग्जाम यहाँ पर होने वाला है वो कैसा होगा, उसके अंदर क्या क्या होने वाला है, क्या उसके अंदर कोई लड़ाई अभी होगी या नहीं। अगर लड़ाई नहीं हुई तो वास्तव में ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो रासरी कहती है, बस बड़ी बहन तुमने मुझसे कह दिया ना कि यहाँ पर तुम मेरा बदला लोगी, बस यही बहुत है मेरे लिए, बाकी सब तो हम लोग खुद से देख लेंगे। वो यहाँ पर बातें कर रही होती है। उसी वक्त वहां पर टक टक एक आवाज सुनाई देने लगती है। वहां पर हॉल के गेट के अंदर से एक बुढ़िया चलते हुए अंदर की तरफ आ रही होती है। उसके हाथ के अंदर एक डंडा होता है और वो 80 की एज की लग रही थी। हालांकि फिर भी उसके अंदर से एक मोहिनी आभा बाहर निकल रही थी, जो दिखा रही थी कि वास्तव में वो यहाँ पर इन सभी की एक मुखिया है। वो चलते हुए आती है और सीधे उस हॉल के बीच में जो एक कुर्सी थी उसके पास में चली जाती है और वहां जाकर खड़ी हो जाती है। उसके बाद में वो उन सभी को देखती है और वो कहती है, मुझे पता है कि आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा जल्दी बुला लिया गया है। आप सभी जाओ सिटी की सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली युविका हैं, जो यहाँ पर फोक्सम डेस्टिनी को एक अलग स्तर के ऊपर ले जा चुकी है। बात कुछ ऐसी है कि कुछ इमरजेंसी के चलते हुए हमें यहाँ पर जल्दी से जल्दी इस मीटिंग और इस एग्जाम को सम्मिलित करना पड़ा। बात कुछ ऐसी है कि आप लोग बाहर देख पा रहे हैं कि वहाँ पर जो डिवाइन डोमेन है वो खुलने वाला है। इसी वजह से हम लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ पर इस एग्जाम को कंप्लीट कर उस डिवाइन डोमेन के अंदर जाने के लिए हमें एक टीम प्रिपेयर करनी है। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आपको जल्दी बुलाने के लिए आप लोगों से माफी मांगते हैं। वो जो बुढ़िया थी वो यहाँ पर उनसे कहती है। उसकी बात सुनने के साथ में सभी लोग अपना सर हिलाते हैं और फिर वो कहते हैं, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है एल्डर, आप जो कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। वहीं जब वो लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि जो विपिन था वो यहाँ पर
अपनी निगाहें उसी बुढ़िया वृद्ध औरत के ऊपर जमा कर बैठ जाता है। वो उसे ध्यान से देखता है तो पाता है कि उसकी शक्ति आरुष और विशाल जैसे तो नहीं, हालांकि फिर भी वो फू परिवार और फोक सम डेस्टिनी के अंदर बहुत ज्यादा निपुण थी। साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वास्तव में उसके अंदर से एक अलग ही तरह की मोहिनी आभा बाहर फूट रही थी। वहीं जब विपिन इस बारे में सोच रहा था कि जोया कहती है ये मेरी मौसी है, मेरी दादी नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि कुछ वर्ष पहले जो मेरी दादी है वो चल बसी, उनके बाद में जो ये मेरी मौसी है इन्होंने ही यहाँ पर उस चीज को संभाला है और हमारे फो फैमिली को इन्होंने ही आगे बढ़ाया है। जो जोया थी वो थोड़ी सी दुखी भाव के अंदर उससे कहती है। उसकी बात सुनने के साथ में ही जो विपिन था वो थोड़ी सी सहानुभूति प्रकट करता है। उसे वास्तव में ये नहीं पता था कि उसे क्या कहना चाहिए, लेकिन वो जानता था कि एक अपने जानने वाले को खोना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। जोया ने आगे कहा, बात कुछ ऐसी है कि पहले मेरी दादी को यहाँ पर इस फू पेनी का मुखिया बनाने वाले थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से यहाँ पर मेरी मौसी को यहाँ का एक मुखिया बना दिया गया और उसके चलते हुए यहाँ पर बहुत कुछ गलत होने लगा। मेरे साथ में गलत व्यवहार किया जाने लगा, मुझे सेम लेवल का नहीं समझा जाने लगा। ऐसा था जैसे कि यहाँ पर मैं इस परिवार के लिए कुछ हूँ ही नहीं। इसी के चलते हुए मैं यहाँ से निकलते हुए सीधे हान युआन सिटी की तरफ चली गई और वहीं जाकर मैंने अपना डेरा जमा लिया। जो जोया थी वो दुखी भाव के अंदर उससे कहती है। तो उसके बाद सुनने के साथ में ही विपिन को भी समझ में आता है कि हाँ वास्तव में आखिरकार क्यों यहाँ पर जोया के साथ में इस तरह से ये सब कुछ किया जा रहा था, क्योंकि वास्तव में जो इसकी ये मौसी है, जो इसकी आंट लगती है, वो बात कुछ ऐसी है कि वो यहाँ पर राष्ट्र की ही एक माँ थी। तो इसी वजह से यहाँ पर इनके अंदर बहुत ही ज्यादा भेदभाव किया जाता था। वहीं जब वो इस बारे में बात कर रहे थे कि उसी वक्त जो एल्डर थी वो कहने लगती है, इसके लिए तो मैं आपसे माफी मांग चुकी हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताना चाह रही थी कि इस एग्जाम को कंप्लीट होने के बाद में हम सभी लोग अपना एक उत्तराधिकारी चुनेंगे और उसके बाद में झीन लियान वैली के अंदर जाएंगे और वहां जाकर सुप्रीम डिवाइन डोमेन के अंदर जितना भी खजाना मिलता है उसे हासिल करेंगे। इसके अलावा जो भी बाकी लोग बचेंगे वो भी हमारे साथ में जाएंगे और उन्हीं को भी बराबर के साथ में ही सारी चीजें बांटी जाएगी। वहां पर जो एल्डर थी वो ये शब्द कहती है। जैसे वो ये शब्द कहती है तो उसके साथ में ही प्रीतम को तो मानो यहाँ पर अभी किसी ने नया शौक दे दिया हो। उसकी आंखें फटी की फटी, उसका दिल धक धक करने लगता है, क्योंकि वास्तव में जो यहाँ पर डिवाइन डोमेन है वो कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। इसके अंदर कहीं ज्यादा पावरफुल चीजें मिल सकती थी, क्योंकि कहा जाता है कि ये यहाँ पर इस पूरे सोर्स वर्ल्ड के अंदर 21वें नंबर पर आता है और इसी वजह से इसके अंदर कहीं ज्यादा पावरफुल चीजें भी मिल सकती थी। अगर उसे कुछ अच्छा मिल जाता है तो उसके बाद मुझे पता था कि यहाँ पर वो सारी दुख पीड़ाओं को भुला सकता है जो उसके साथ में कुछ टाइम पहले हुई थी। चलो ठीक है, अब हमें फालतू की औपचारिकता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमें जल्दी अपने इन सभी चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। जो उनकी वो एल्डर थी वो उससे कहती है। उसकी बात सुनने के साथ में सभी लोग खड़े हो जाते हैं। इसके बाद में वो कहती है, ठीक है, हमें जल्दी से हमारी पुराने जो कुल की प्रमुख है उनके पास में चलना चाहिए, उनसे मिलने के लिए। इतना कहने के साथ में वो वहां से बाहर निकल जाती है। उसके पीछे सभी लोग एक डायरेक्शन के अंदर जाने लगते हैं और जल्द ही वो यहाँ पर एक आंगन के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां पर एक घर था और आसपास के अंदर गार्डन सा था, कुछ झरने थे और उसी जगह पर कई ज्यादा अलग अलग पट्टियां थी जो यहाँ पर इनके पुराने जितने पूर्वज थे उन सभी की आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर बनाई गई थी और उनके ऊपर उनके नाम भी बहुत सारे लिखे हुए थे। और वहीं पर ही एक खाट जैसा चारपाई बिछी हुई थी, उसी के ऊपर एक बुढ़ी औरत सोई हुई थी। वहीं वो आगे जाते हैं और कहते हैं, माँ देखिए यहाँ पर सब के सब आ गए हैं। जो एल्डर थी वो आगे बढ़ती है। बात कुछ ऐसी है कि ये इसकी रिश्ते से माँ ही लगती है, लेकिन इस जगह पर इसको हम यहाँ पर पुरानी मुखिया कहेंगे। वो आगे बढ़ती है और कहती है कि ये वो सभी लोग हैं जो यहाँ पर इस जगह पर इस एग्जाम को देने के लिए आए हुए हैं
उसकी बात सुनने के साथ में ही जो वो बुढ़िया थी उसने अपनी आंखें खोली। वो अपने आसपास में देखने लगती है। देखते ही देखते अचानक से उसकी निगाहें यहाँ पर प्रीतम के ऊपर गिरती है। जैसे ऐसा होता है कि उसके साथ में उसके चेहरे के ऊपर एक मुस्कान सी आ जाती है। मानना पड़ेगा कि आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली हो गए हैं। आखिरकार ये इतने ज्यादा पावरफुल बच्चे कहाँ से पैदा होने लगे। ये बच्चा पहले से ही गैलेक्सी रियल्म के ऊपर पहुंच चुका है। वो अपने मन ही मन में सोचने लगती है। फिर उसके साथ वो कहती है, मुझे तुम सभी अपना अपना नाम बताओ। बहुत ज्यादा समय हो गया है, इसी वजह से मेरी जो याददाश्त है वो ठीक नहीं। मुझे तुम्हारे नाम भी याद नहीं है। वहाँ पर वो वृद्ध महिला कहती है। उसकी बात सुनी साथ में ही यहाँ पर जो अमायरा थी वो आगे बढ़ती है और कहती है, मैं अमायरा हूँ और ये प्रीतम है। ये जाविया सिटी के अंदर से आए हैं और ये टॉप लिस्ट के अंदर से रैंक 1 के प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। इसके अलावा पहले से ये गैलेक्सी रियल्म के ऊपर पहुंच गई। अमायरा जो थी वो यहाँ पर इतराते हुए उससे कहती है। उसकी बात सुनने के साथ में ही जो वो बुढ़िया थी वो कहती है, बहुत अच्छा। उसके साथ में यहाँ पर जो अनवी थी आगे बढ़ती है और वो कहती है, ये 7th प्रिंस है। ये इस बार एग्जाम देने मेरे साथ में आए हैं। उसके साथ में राजश्री कहती है, ये अक्षय है। ऐसे करते करते यहाँ पर विपिन की उनकी बातें यहाँ पर गौर से सुन रहा था। जितने भी यहाँ पर लोग थे वो बहुत ज्यादा महान हस्तियों के अंदर से थे। कोई तो यहाँ पर पोटेंशियल लिस्ट के अंदर से थे, तो कोई यहाँ पर कोई पावरफुल समुदाय के अंदर या कोई प्रिंस था। इसके साथ में विपिन को एक बात तो पता चल गई थी कि जो फू परिवार है वो कोई नॉर्मल परिवार तो बिल्कुल भी नहीं है। जाविया सिटी के अंदर सभी लोग इनके बारे में अच्छे से जानते हैं। जब विपिन इसके बारे में सोच रहा था कि उसके साथ में जो जोया थी वो आखिरकार बाहर आती है और वो कहती है, मैं जोया हूँ और ये विपिन है जो हानिवान सिटी के अंदर से यहाँ पर आए हैं। इनकी जो साधना है वो धर्मा बॉडी रियल्म के ऊपर है। हालांकि जैसे जोया उसका परिचय देती है तो उसके साथ में सभी लोग यहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं। क्या ये तुम इसकी बात कर रही हो? अरे ऐसे लुच्चे तुच्चे को यहाँ पर लेके आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? हाँ सही है। आखिरकार ये विपिन जावी वो भी हानिवान सिटी के अंदर से अभी यहाँ पर धर्मा बॉडी पे। अरे मुझे लगता है कि यहाँ पर जोया मजाक कर रही है हमारे साथ में। सभी लोग इसी तरह से बातें करने लगते हैं। उनमें से एक कहता है, जोया अगर तुम्हें लड़ना नहीं था तो तुम ऐसे ही आ जाती। हम तुम्हारा मजाक तो नहीं उड़ाते। तुम फालतू में इस बंदे को यहाँ पर लाकर अपनी ही नाक कटवाए बैठी हो। वही उसकी बात सुनने के साथ में जो जोया थी उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो अपनी मुट्ठियों को बहुत ज्यादा कस कर भींच लेती है, लेकिन वो जानती थी कि अभी यहाँ पर वो कुछ कर नहीं सकती। वो आगे बढ़ती है, समझाती है, लेकिन ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। इनकी साधना के ऊपर मत जाइए। ये वास्तव में काफी ज्यादा ताकतवर है। जोया उन्हें समझाती है और उसके साथ में कहती है, और इसके अलावा यहाँ पर ये जो अक्षय हैं इसको थोड़ी देर पहले ही विपिन ने हराया भी है। जैसे यहाँ पर जोया अक्षय की तरफ देखते हुए कहती है तो उसके साथ में अक्षय बेचारा यहाँ पर अपना मुंह छुपाए फिरता है। ये क्या कह रही है? मुझे बीच में लाने की क्या जरूरत थी? मैंने क्या किया तुम्हारा? यहाँ पर अक्षय मन ही मन में सोचने लगता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में जो पूर्व एल्डर थी वो यहाँ उसकी तरफ देखने लगती है। क्या ऐसा है? उसके साथ में जो अभी की यहाँ पर एल्डर बनी हुई थी वो भी यहाँ पर उसे देखती है और कहती है, राजश्री क्या ये सच कह रहा है? तो उसके बाद सुनने के साथ में राजश्री का चेहरा पूरी तरह से तमतमा जाता है। शर्म से लाल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर किसी ने उसके चेहरे पर तमाचे मारे हों। वो कहती है, नहीं ये झूठ बोल रही है मम्मा। वो बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर ये जो अक्षय है वो कम उम्र का है और ये जो विपिन है ये बहुत ज्यादा एज का है। इसी वजह से ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस इंसान है और इसने एक्सपीरियंस के बल पे ही इसे हराया है। आपको तो पता है ना कि एक्सपीरियंस ही सब कुछ है। आखिरकार एक्सपीरियंस आपको तो पता ही है ना कि एक्सपीरियंस ही सब कुछ नहीं है। इसके अलावा पावर भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। फ्यूचर के अंदर पावर ही तो काम आएगी। वहां पर वो अपने शब्दों को चेंज करते हुए उससे कहती है। वही उसकी बात सुनने के साथ में ही जो यहाँ पर अभी की जो प्रमुख थी वो अपना सर हिलाती है। बात तो सही है। उसके बाद वो विपिन की तरफ देखती है और कहती है, लड़के मानना पड़ेगा कि तुमने अक्षय को हरा तो दिया है, लेकिन फ्यूचर के अंदर जो तुम्हारा भविष्य है वो तुम्हारी ताकत के ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे इस एक्सपीरियंस के ऊपर नहीं। एक्सपीरियंस तो कोई भी कहीं भी ले सकता है, लेकिन ताकत को बढ़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। वही जब वो उससे कुछ शब्द कह रही होती है कि जो वहां पर पुरानी पेट्रियार्क थी वो उसे देखने लगती है।
हालांकि जैसे ही यहाँ पर वो उसको देखती है कि अचानक से उसकी आंखें फटी की फटी और उसको लगने लगता है जैसे कि उसने कुछ महसूस कर लिया हो। उसे लगा जैसे कि यहाँ पर उसे अभी अभी कोई अलग जगह पर खींच लिया हो। वहां पर आसपास के अंदर अनंत दुनिया फैली हुई थी, कुछ दिख नहीं रहा था। उसका एंड वास्तव में बहुत ज्यादा विशाल था, लेकिन वहीं पर ही उसके नीचे थी एक बड़ी सी सोर्स की दुनिया जिसके अंदर कहीं ज्यादा एनर्जी बह रही थी। उसी वक्त अचानक से उसके माथे पे पसीना टपकने लगता है क्योंकि उसे अचानक से कुछ भयावह दिखाई देता है। उस पानी के अंदर ही दो बड़ी बड़ी आंखें, मानो कि उसके अंदर कोई अजगर सा बैठा हो। ये क्या है? अगले ही पल वहां पर उसे एक झटका लगता है और वो फिर से निकलकर अपनी चेतना के अंदर आ जाती है। ये क्या था? वास्तव में कितना ज्यादा खतरनाक है। अचानक से वहां पर जो वो एल्डर थी वो अपनी वापस से सुदबुद के अंदर आ जाती है और अपने सामने खड़े हुए उस युवक को देखने लगती है। वास्तव में ये बाहर से जितना ज्यादा सिंपल दिखता है, अंदर से उतना ही ज्यादा भयावह। आगे आने वाला फ्यूचर इसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। इस जगह पर वो एल्डर मन ही मन में सोचती है, लेकिन इस जगह पर उसे ये भी पता था कि इस जगह पर उसकी जो ताकत है वो इतनी नहीं है कि वो गैलेक्सी रियल्म वाले बंदे को शायद हरा सके। लेकिन फिर भी फोक्सचार्म डेस्टिनी बात कुछ ऐसी है कि ज़ावियर सिटी के अंदर केवल फोक्सचार्म डेस्टिनी की एक ही शाखा नहीं है। फोक्सचार्म डेस्टिनी को अलग अलग शाखाओं के अंदर बांटा गया है और वहीं पर ही ये जो इनकी पुरानी पूर्वज थी प्रमुख, वो भी एक फोक्सचार्म डेस्टिनी को अपनाती है जिसका नाम था चार्मिंग फेस या मोहिनी मुखड़ा भी कहा जा सकता है, जिसके अंदर फेस के एक्सप्रेशन के साथ में सामने वाले को मोह लिया जाता है। फोक्सचार्म डेस्टिनी के अंदर एक ही चीज कही जाती है, रूप हड्डियों से कमतर है, हड्डियां दृष्टि से कमतर, दृष्टि हृदय से कमतर और हृदय संकल्प से। कहने का साफ साफ मतलब यही है कि जो चार्मिंग फेस है वो सेडक्टिव बोन से नीचे है और सेडक्टिव बोन सेडक्टिव लुक से। फोक्सचार्म डेस्टिनी के अंदर बाकी जितने भी संकल्प है, जितनी भी चीजें हैं, वो सारी तो केवल सहायक उपाय हैं। इसी वजह से तो यहाँ पर वो एल्डर भी कभी और दूसरी जितनी भी शाखाएं, जितनी भी अलग अलग चार्म्स थे, उन सभी के अंदर अपना काम नहीं कर पाई। इसी कारण के चलते हुए उसकी जो शादी थी वो भी दूर दराज के एरिया के अंदर करा दी गई। 100 वर्षों से ज्यादा होने के बाद में भी उसे आज तक नहीं खोजा, ना ही उसकी कोई खबर ली। लेकिन आज उसने अचानक से अपने सामने खड़े हुए इस लड़के के अंदर कुछ वही देखा, फोक्सचार्म डेस्टिनी। वास्तव में इसके अंदर फोक्सचार्म डेस्टिनी की सर्वोच्च गुप्त साधना भरी हुई है और ये वास्तव में उसके लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात थी। और जो फोक्सचार्म डेस्टिनी उसने अपनाई हुई थी वो वही यहाँ पर मूल शक्ति थी जिसको आज तक उसने यहाँ पर सीखा तक नहीं था, उसे मौका तक नहीं मिला था। लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि आखिरकार ये फोक्सचार्म डेस्टिनी इस बंदे के पास में क्या कर रही है, क्योंकि ये बंदा तो उनके कुल के अंदर से भी नहीं था। ऐसा सोचते हुए वो अपने पास में खड़ी हुई जोया को देखती है और अचानक से उसके मन में एक चीज गूंजती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर जोया ने ही इस लड़के के ऊपर अपनी फोक्सचार्म डेस्टिनी को चलाया हो और उसकी एनर्जी उसके अंदर ही समा गई हो। शायद वही एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हुई। उसे यहाँ पर ये बातें थोड़ी बहुत सेंस वाली लगती है, ऐसा हो सकता था। लेकिन वास्तव में यहाँ पर इस लड़की के अंदर से मेरी चार्मिंग फेस की नहीं, बल्कि यहाँ पर चार्मिंग इंटेंट की जो सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली चीज है वो इसके अंदर से निकलती हुई महसूस हो रही है। लेकिन ये तो अभी तक यहाँ पर फोक्सचार्म डेस्टिनी के लेवल 1 पे ही है, और क्या ये हो सकता है कि इसने अभी से यहाँ पर इस लेवल को अचीव कर लिया हो? यहाँ पर वो अपनी मन ही मन में सोच रही होती है, क्योंकि जिस डेस्टिनी की वो बात कर रही थी, जिस साधना की वो बात कर रही थी, वो फोक्सचार्म डेस्टिनी का एक स्वरूप था। उसके सारे के सारे 8 के 8 जितने भी शाखाएं हैं उन सभी को वो एक साथ कर सकती थी। यदि ऐसा हुआ तो फिर से यहाँ पर जो फू फैमिली है वो फिर से भविष्य के अंदर किंगयान माउंटेन के अंदर जाएगी और वहां पर अपना दबदबा दिखाएगी। ये सोचते हुए वो अपनी मुट्ठी बीज लेती है और वो अपने उसी क्लेन के बारे में सोचने लगती है जिसके अंदर उसे कभी भी सम्मान नहीं मिला। उसे नीचे दिखाया गया किंगयान माउंटेन, अगर वहां पर उसके समुदाय के अंदर से कोई वहां तक पहुंच जाए
तो वास्तव में उसके लिए एक सबसे अच्छी चीज होने वाली थी कि वो उस शाखा को, उस किंगयन माउंटेन को ये दिखा सकती थी कि वास्तव में उसके वंश से कोई सफल हुआ था, जिसने फोक्सटाउन डेस्टिनी के संपूर्ण सार को समझ लिया था। ये सोचते हुए वो जोया को देखे जा रही थी। उसे मानो उससे प्यार सा हो गया हो। अरे बिटिया वाला, ना कि वो वाला हवाली पूछो। उस जगह पर वो यही सोच रही थी कि अगर ऐसा हुआ तो कितना अच्छा था। इस जगह पर उसे एक चीज थोड़ी सी परेशान कर रही थी, क्योंकि जो वो एनर्जी थी वो विपिन के अंदर से उसे महसूस हो रही थी, जोया के अंदर से नहीं। और यही चीज उसे थोड़ा सा परखने की जरूरत थी कि आखिरकार यहाँ माजरा क्या था। उसके बाद में वो वहीं पर ही खड़ी हो जाती है और अपने बिस्तर के ऊपर बैठ जाती है और कहती है, साधारण या ताकतवर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को अपनी साधना आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर जल्दीबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं। कोई अगर अपनी ताकत को रोक रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी नींव को मजबूत कर रहा है। जितनी ज्यादा तुम्हारी नींव मजबूत होगी उतनी ही ज्यादा तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। तो इसी वजह से कभी भी यहाँ पर अपने से निचले को इतना छोटा मत समझो कि वो आगे जाकर तुम्हारे चेहरे के ऊपर तमाचा लगा दे। वह यहाँ उन सभी से शब्द कहती है। उसकी बात सुनने के साथ में सभी चुप हो जाते हैं। वास्तव में ऐसा ही था। सभी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कोई भी अपना मुंह खोलकर उसे जवाब दे, क्योंकि वो सभी भी जानते थे प्रतिभा केवल एक शर्त है, उससे अधिक कुछ नहीं। संघर्ष, परिश्रम, यही सब कुछ माना जाता है। क्योंकि इतिहास के अंदर भी ये चीज लिखी गई है कि जो शिखर पे पहुंचा है वो नहीं जो ताकतवर है, वो है जो परिश्रम करता है और जिसके अंदर प्रतिभा कूट कर भरी है। वहीं उस चुप्पी को तोड़ते हुए वहां पर खड़ी हुई जो फू फैमिली की अभी मुखिया थी, वो कहती है, चलिए ठीक है, अब आप हमें बताइए कि आखिरकार इस बार की जो परीक्षा है वो कैसे होने वाली है। तो उसकी बात सुनने के साथ में आप क्लेनहेड कहती है, अच्छा चलो ठीक है, जबकि यहाँ पर हमें एक उत्तराधिकारी चुनना है तो परीक्षा कुछ इस तरह से है। फोक्सटाउन डेस्टिनी कोई नॉर्मल डेस्टिनी नहीं है, इसको समझना कोई आसान बात नहीं। जिसने इसको समझ लिया वो यहाँ पर इसके ऊपर पूर्णतया काबू कर सकता है। कहने का साफ मतलब ये है कि आपके ये जितने भी शक्तिशाली निर्णय यहाँ पर आए हैं, इनको यहाँ पर आप किस तरह से इनके साथ में साठ घाट कर सकते हैं, कैसे इनके साथ में सामंजस्य बना सकते हैं, इसी के ऊपर आपका डिपेंड करेगा कि आप कितने ज़्यादा इस चीज़ को समझ पाए हैं। इतना कहने के साथ वो कहती है, चलो ठीक है, हमें औपचारिकता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम सीधे हमारे 10,000 लोमड़ी के कुंड की तरफ चलते हैं, वहीं जाकर हमें पता चलेगा। लेकिन जैसे क्लेनहेड ये शब्द कहती है तो उसके साथ में क्या 10,000 लोमड़ी कुंड, ये आप अभी उसके ऊपर क्यों? उस जगह पर फू फैमिली के हेड के पूरी तरह से रंग बदल जाता है। आप ये नहीं कर सकते क्लेनहेड। बात कुछ ऐसी कि इन सभी में से कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा उच्च लेवल के ऊपर और उच्च पदों के ऊपर हैं। अगर इनमें से कुछ भी किसी को भी हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि आपको पता है ना कि वो 10,000 लोमड़ी वाला कुआं कोई नॉर्मल नहीं है, वो जोखिम से भरा हुआ है। लेकिन उसकी बात सुनकर क्लेनहेड कहती है, हाँ मुझे पता है, मैं भी चाहती थी कि हम धीरे धीरे इस चीज को आगे बढ़ाएं, लेकिन तुम्हें तो पता ही है कि डिवाइन डोमेन पहले से ही खुल चुका है। इसी वजह से हम इसके अंदर देरी नहीं कर सकते हैं, हमें जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना होगा। इसी वजह से जल्दी करो, आगे बढ़ो, ये मेरा आदेश है। इस जगह पर क्लेनहेड उससे कहती है। उसकी बात सुनकर सभी लोग एक पल के लिए चुप हो जाते हैं, लेकिन उन सभी की हिम्मत नहीं थी कि वो अपने सामने खड़ी हुई क्लेनहेड के बारे में कुछ कहें या उनकी बात को टालें। वहीं जब यहाँ पर वो सभी लोग उनकी बातें सुन रहे थे तो जो विपिन था वो जोया से बिल्कुल धीमे स्वर में पूछता है, ये क्या है? 10,000 लोमड़ी का कुआं, इसमें क्या है? आखिरकार क्या चीज है ये? तो जोया कहती, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता। वहीं जो विपिन था वो अपने आसपास में देखता है तो वो पाता है कि सभी के चेहरे के ऊपर इसी तरह से एक्सप्रेशंस थे। साफ साफ मतलब ये था कि उन सभी को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन लोगों ने भी शायद पहली बार इसके बारे में कुछ सुना था। वहीं दूसरी तरफ जो फू फैमिली की हेड थी वो कहती है, मुझे पता है कि आप लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, इसी वजह से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आखिरकार ये क्या है। उसके बाद वो बताती है, बात कुछ ऐसी है कि ये हमारी फू फैमिली की एक फॉर्मेशन है, जायंटिक फॉर्मेशन, जिसको यहाँ पर किंगयू माउंटेन के जो 10,000 फॉक्स फॉर्मेशन है उसके साथ में बनाया गया है। उसी की एक छवि
इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग तरीके के फॉर्मेशंस, बहुत सारे अलग अलग तरीके के बीस्ट या ऐसा कुछ किंग हू मान सकते हो, जो तुम्हारे ऊपर अपने मेंटल अटैक का यूज करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर तुम्हारे दिमाग को काबू करने के लिए बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की कंफ्यूजन और मोहक करने वाली फॉर्मेशंस भी है। इसके अंदर ही तुम्हारा जो आपसी सहयोग है उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। अगर तुम्हारा साहस कमजोर हुआ तो उस जगह पर हो सकता है कि तुम अंदर ही मारे जाओ। इसी वजह से मैं तुम सभी को एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जब तुम इसके अंदर जाओ तो उस जगह पर अत्यंत सावधानी रखना। इतना कहने के साथ में ही वो अपने पास में देखने लगती है और कहती है, अगर आप लोगों को कोई डर लग रहा है तो आप अभी भी पीछे हट सकते हैं। मैंने पहले ही आप सभी को इसके बारे में आग्रह कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का आगे बढ़ता है। वो कहता है, क्या आप जो कह रहे हैं वो सच है? क्या इसके अंदर सचमुच मृत्यु भी हो सकती है? तो उसकी बात सुनने के साथ में लड़का कहती है हाँ। तो उसकी बात सुनने के साथ में वो लड़का कहता है, अच्छा फिर मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं बाहर ही ठीक हूँ। लेकिन जैसे वो ये बात कहता है तो उसके साथ में अन्वी का चेहरा पूरी तरह से काला। क्या तुम्हें क्या कह रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम पीछे नहीं हट सकते। अगर तुम पीछे हटे तो मैं क्या करूंगी? मैं भी इसके अंदर नहीं जा पाऊंगी। तो उसके साथ में वो लड़का कहता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो तुम्हारे साथ में इसलिए जुड़ा था ताकि मुझे यहाँ पर फू फैमिली का थोड़ा समर्थन मिले। यदि अगर मैं उस समर्थन को पाने के लिए यहाँ पर जिंदा ही ना रहा तो मेरा फालतू में इस जोखिम को लेने का क्या मतलब रह जाएगा। इसके साथ में जो अवनी थी, अगले पल उसके अंदर से कुछ एनर्जी बाहर निकलने लगती है। वो कहती है, तुम मुझे अकेला छोड़ना चाहते हो? तुम मुझे अकेला छोड़ना चाहते हो? जैसे वैसा करती है कि अगले ही पल वहां पर एक अलग सी आभा फैल जाती है और उस चीज को देखकर उस लड़के की हालत खराब। लेकिन उसी वक्त वहां पर पास में खड़े हुए सेवंथ प्रिंस के ऊपर उसका जादू चल जाता है और वो कहता है, मैं तुम्हें अंदर कैसे जाने दे सकता हूँ मेरे जाने मन, मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा। जैसे ही यहाँ पर अन्वी वो बात सुनती है तो उसके साथ में उसके जो खुशी का था वो ठिकाना नहीं रहता। वो कहती है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ विपिन था, वो भी मुस्कुरा जाता है। मानना पड़ेगा, वास्तव में जो अन्वी है वो बहुत ज्यादा चंट है, लेकिन उसका जादू उसके ऊपर नहीं केवल सेवंथ प्रिंस के ऊपर हुआ, क्योंकि वो जो लड़का था वो पहले से गैलेक्सी रियल्म के स्टेज 3 के ऊपर था और उसके ऊपर उसका कोई भी काम नहीं चलने वाला था। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो एल्डर थी वो कहती है, और कोई है जो पीछे हटना चाहे? इतना कहते हुए वो सभी की तरफ देखने लगती है। देखते देखते उसकी आंखें विपिन के ऊपर टिक जाती है। वास्तव में उसे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि इतना पावरफुल इंसान पहले से पीछे हट गया था और ये जो विपिन है उसने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी थी। आखिरकार इस बंदे ने कौन से चक्के का आटा खाया है और यहाँ पर आया है? वहीं उसकी उन नजरों को देखकर जो विपिन था उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अरे भाई, उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था। आखिरकार वो इतना दूर आया है, ऐसे मुजरे करते हुए थोड़ी ना आया है। इतनी मेहनत की है उसने, इतनी सारी चीजों को सहा है, तो ये जो छोटी मोटी चीजें हैं वो तो इसके लिए बिल्कुल ऐसे है जैसे कि वो बच्चे की खिलौनों के साथ में खेल रहा हो। लेकिन उसी वक्त जो फू फैमिली की एल्डर थी वो कहती है, तुम विपिन हो, क्या तुम वास्तव में इसके अंदर जाना चाहते हो? तुम्हें पता है ना इसके अंदर कितना ज्यादा खतरा है? तो विपिन कहा, हाँ मैं जाना चाहता हूँ, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ पर जोया ने बुलाया है, मैं उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, और मैं ऐसा नहीं हूँ कि किसी को यहाँ पर वादा कर कर उसे बीच रास्ते के अंदर ही छोड़ जाऊं, और उसे आखिरकार एक उत्तराधिकारी भी तो बनाना है। जैसे विपिन ये शब्द कहता है तो उसके साथ में यहाँ पर जो एल्डर थी उसकी आंखें यहाँ पर चौड़ी चौड़ी। क्या उत्तराधिकारी? तुम पागल हो लड़के, आखिरकार तुम एक इसे अपना उत्तराधिकारी बनाने के बारे में सोच रहे हो? जोया की समझ को देखकर तो मुझे तो ये भी नहीं लगता है कि ये लड़की यहाँ पर वापस से जिंदा लौटेगी और तुम इसे उत्तराधिकारी बनाने की बात कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनने के साथ में ही जो क्लैन हेड थे उसके चेहरे के ऊपर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वो भी चाहती थी कि जो जोया है वही यहाँ पर एक नई क्लैन हेड बने। और इसके अलावा इस लड़के की बातें सुनने के साथ में ये उसे पता चल गया था कि इसके अंदर इतना समर्पण, जीवन मरण की चिंता ना करना और केवल यहाँ पर अपने साथी के बारे में सोचना, इसका मतलब साफ था कि जोया ने पहले से ही अपने सर्वोच्च गुप्त साधना का यूज किया है और उसी साधना का प्रभाव विपिन के ऊपर दिखाई दे रहा है। क्योंकि कुछ संकट ऐसे होते हैं जिसके अंदर तो कभी कभी पति और पत्नी भी एक दूसरे का साथ छोड़ ही देते हैं, और वास्तव में अगर विपिन ऐसा कुछ कर रहा है तो इसका साफ साफ मतलब यही था कि इसके ऊपर मोहिनी विद्या का यूज किया गया है, और वो भी सर्वोच्च ग्रेड की। इतना सोचते हुए वो यहाँ जोया के ऊपर देखने लगती है
जैसा ऐसा करती है तो उसका जो संतोष का भाव था वो और ज़्यादा गहरा हो जाता है और बिना किसी सस्पेंस के एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और मुझे माफ़ करना कि मैंने 15-16 दिनों के बाद में ये एपिसोड डाला है। चलिए आपको मज़ा आया होगा एपिसोड सुनकर, नहीं आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट एपिसोड में आ जाएगा। चलिए बाय बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।